टेंट के अंदर फर्श पर नंगे पैरों के ताजा निशान थे और हम दोनों बाहर से अभी अभी अंदर आए थे। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलें अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। रोहन की सांस रुक गई। मैंने भी वही देखा जो वो देख रहा था। मिट्टी के वो निशान टेंट के फर्श पर आदित्य के सोने की जगह तक जाते थे और फिर वहां से रुक जाते थे। जैसे जो आया था वो आदित्य की जगह पर कुछ देर बैठा रहा और फिर वापस चला गया। रोहन ने इंतहाई धीमे से टॉर्च जलाई और निशानों पर रोशनी डाली। मिट्टी ताजा थी, नम थी, अभी अभी किसी ने ये कदम रखे थे। बाहर वो कदमों की आवाज अभी तक नहीं आ रही थी। खामोशी थी, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून दे। ये वो खामोशी थी जो बताती है कि कोई सांस रोके सुन रहा है। मैंने आहिस्ता से आदित्य का बैग अपनी तरफ खींचा। मैं नहीं जानता क्यों किया। शायद इसलिए कि इसमें कोई सुरागत हो, शायद इसलिए कि कुछ करना जरूरी था, बस बैठे रहने के अलावा। बैग खोला तो अंदर उसका फोन, एक पानी की बोतल और एक छोटी सी डायरी थी। मैंने डायरी उठाई। रोहन ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया। डायरी खोली। पहले चंद सफ़े आम थे। कैंपिंग की मंसूबाबंदी, सामान की फहरिस्त, रास्ते के नोट्स। लेकिन आखिरी सफ़े तक पहुंचते पहुंचते लिखाई बदल गई थी। वो रोहन की साफ सुथरी लिखाई नहीं थी जो पहले थी। ये घबराहट में लिखा गया था, टेढ़ा, जल्दी में, जैसे हाथ कांप रहा हो। आखिरी सफ़े पर सिर्फ 4 लाइनें थी। वो मुझे कल रात से सुन रहा है। मैंने आवाज नहीं सुनाई, लेकिन करण और रोहन को मत बताना, वो डर जाएंगे। अगर मैं सुबह तक नहीं हूं तो पत्थरों के दायरे तक मत जाना। मेरा दिल डूब गया। आदित्य को पहले से मालूम था। रोहन ने मेरे कंधे के ऊपर से डायरी पढ़ी और उसका चेहरा सफेद हो गया। कुछ देर वो बिल्कुल साकित रहा, जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। फिर उसने बहुत आहिस्ता कहा, वो कब से जानता था? मैंने डायरी वापस पलट आई, तारीखें देखी। इस परेशान कुन लिखाई की तारीख कल की नहीं थी, 2 दिन पहले की थी। आदित्य ने यह लिखा था इससे पहले कि हम यहां पहुंचे। मेरे जहन में पहली बार यह सवाल आया, क्या आदित्य जानता था कि हम कहां जा रहे हैं, या क्या उसे बताया गया था? और अगर बताया गया था तो किसने? बाहर फिर कुछ हुआ। टेंट की दीवार पर एक दबाव आया, जैसे कोई हाथ रखकर टेंट के अंदर महसूस कर रहा हो कि हम कहां बैठे हैं। रोहन ने मेरा बाजू पकड़ लिया। हम दोनों जम गए। दबाव सर का, बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, और फिर खत्म हो गया। 3 सेकंड की खामोशी और फिर टेंट की जिप बाहर से आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। रोहन ने एक लम्हे का इंतजार नहीं किया। उसने टॉर्च उठाई, मेरा हाथ खींचा और टेंट की पिछली दीवार को पैरों से धक्का दिया। वो दीवार जो जीप से बंद नहीं थी, बस खूंटियों से लगी थी। खूंटियां उखड़ गईं और हम दोनों पिछली तरफ से बाहर निकल गए। ठंडी रात में कदम पड़े, पत्तों की आवाज आई। हमने पलटकर नहीं देखा, भागे। दरख्त हर तरफ थे। अंधेरा इतना गहरा कि सिर्फ रोहन की टॉर्च की एक लकीर थी जो रास्ता दिखा रही थी। मैंने पत्थर से ठोकर खाई और गिरा। घुटने ने पत्थर से रगड़ खाई। तकलीफ तेज थी, लेकिन मैं उठा और भागता रहा। रोहन पीछे नहीं आया, वो आगे था, टॉर्च हाथ में, दरख्तों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ। पीछे से आवाज नहीं आ रही थी। ये और डराने वाली बात थी। हम तकरीबन 10 मिनट भागे। फिर रोहन रुक गया और हाँफते हुए एक दरख्त का सहारा लिया। मैं भी रुक गया। दोनों की सांसें इतनी तेज थीं कि मुंह से भाप निकल रही थी। रोहन ने टॉर्च आगे की तरफ घुमाई। हम एक जगह पहुंचे थे जो मुझे पहचानी लगी। एक खुली जगह, जमीन पर सूखे पत्ते, बीच में पुरानी राख। हम वापस उसी जगह पहुंच गए थे जहां से हम आए थे। हमारा टेंट अभी भी वहीं था। रोहन ने कहा, यह नहीं हो सकता, हम सीधे भागे थे। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि कोई जवाब नहीं था। हम सीधे भागे थे और वापस उसी जगह पहुंच गए थे। ये मुमकिन नहीं था। जंगल में दायरे में भटक जाना मुमकिन है, लेकिन 10 मिनट में इतनी तेज रफ्तार से? रोहन ने टॉर्च टेंट की तरफ घुमाई। टेंट की जिप खुली हुई थी, वही जो बाहर से खुल रही थी जब हम भागे थे।
लेकिन अंदर से कोई नहीं निकला था। रोहन आहिस्ता आहिस्ता टेंट की तरफ चला। मैंने उसे रोकना चाहा लेकिन वो रुका नहीं। उसने टॉर्च अंदर डाली और झांका। एक लम्हे की खामोशी। फिर रोहन ने कहा, करण आकर देखो। उसकी आवाज अजीब थी, न डर न हैरानी, बस सपाट, जैसे किसी ने आवाज से जज्बात निकाल दिया हो। मैं करीब आया और अंदर देखा। आदित्य का बैग जहां था वहीं था। डायरी जहां हमने छोड़ी थी वहीं थी, लेकिन डायरी खुली हुई थी। उस आखिरी सफ़े पर जहां 4 लाइनें थीं, अब एक 5वीं लाइन थी, ताजा, अभी लिखी हुई। और ये आदित्य का हाथ नहीं था। लिखा था, वो पहले से यहां थे, तुम बाद में आए। मैंने डायरी उठाई और पीछे सरका। रोहन भी पीछे आया। हम दोनों खुले में खड़े थे। जंगल हर तरफ, आसमान ऊपर, और वो जगह जिसे हम अपना कैंप समझ रहे थे अब किसी और की लग रही थी। रोहन ने धीरे से कहा, हमें अभी निकलना होगा, पहाड़ से नीचे उतरना होगा। रात है, अंधेरा है, लेकिन यहां रहना इससे ज्यादा खतरनाक है। मैं उससे इत्तेफाकन करता, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में अटका हुआ था जो मैं नहीं पूछ पा रहा था। आदित्य की डायरी में लिखा था, उसे मत बताना कि मैंने सुना है। उसे किसे? हमें या किसी और को? क्या आदित्य ने डायरी में लिखा था कि किसने उसे आगाह किया था? मैंने डायरी फिर खोली, पहले के सफ़े पलटे, और वहां मंसूबाबंदी के सफ़ात के दरमियान एक अलग इंदराज था जो मैंने पहले नहीं देखा था। आदित्य ने लिखा था, फोरम पर जिसने लिखा था वहां रात मत गुजारना। उसने मुझे एक प्राइवेट मैसेज भेजा। उसने कहा कि काली ढाणी में हर 30 साल बाद अक्टूबर के आखिर में कोई अंदर चला जाता है और वापस नहीं आता। उसने कहा कि आखिरी बार ये 1994 में हुआ था। 3 लोग गए थे, एक वापस आया। उस एक का नाम रोहन था। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। मैंने रोहन की तरफ देखा। रोहन मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो जंगल की तरफ देख रहा था, टॉर्च नीचे किए हुए, बिल्कुल खामोश। उसका चेहरा वही था, वही शक्ल, वही नक्श, लेकिन इस लम्हे उसमें कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कोई फिक्र नहीं थी। हम आदित्य को खो चुके थे और रोहन के चेहरे पर फिक्र नहीं थी। मैंने आहिस्ता से कहा, रोहन? उसने गर्दन मोड़ी और मुझे देखा और मुस्कुराया। रोहन पहले कभी इस तरह नहीं मुस्कुराता था। ये मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची थी, सिर्फ होंठ हिले थे। रोहन ने पुरसुकून आवाज में कहा, क्या हुआ? मैंने जमीन पर गिरी डायरी की तरफ देखा, फिर रोहन की तरफ, और मैंने महसूस किया वो डायरी की तरफ नहीं देख रहा। उसे पता ही नहीं लगा कि डायरी गिरी है, या उसे परवाह नहीं थी। मैंने डायरी उठाई और उसे सीने से लगाया। रोहन की आंखें मेरे हाथ पर टिकी। एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए उसकी मुस्कुराहट मिट गई, फिर वापस आ गई। रोहन ने कहा, चलो पहाड़ से नीचे उतरते हैं, मैं जानता हूं रास्ता। मैंने सोचा ये कैंप उसी ने लगाया था, रास्ता उसी को मालूम था। और उस रात जब मैं और आदित्य उस दायरे के पास गए थे, रोहन ही वहां लेकर गया था। मैंने कहा, नहीं, हाँ भी नहीं कहा। मैं बस रोहन के पीछे हो लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। रोहन आगे आगे चल रहा था, टॉर्च उसके हाथ में थी, और वो बगैर हिचकिचाहट के दरख्तों के बीच से रास्ता बना रहा था, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि कहां जाना है। रात के अंधेरे में, जंगल में, बगैर किसी निशान के वो सीधा चल रहा था। कोई भी शख्स रात के 3 बजे नामालूम जंगल में इस यकीन के साथ नहीं चलता। मैं पीछे पीछे चलता रहा और डायरी के अल्फाज जहन में गूंजते रहे। 1994 में 3 लोग गए थे, एक वापस आया, उसका नाम रोहन था। लेकिन 1994 ये 32 साल पहले की बात थी। रोहन की उम्र 24-25 साल थी। ये हो नहीं सकता था, जब तक ये नाम कोई इत्तेफाक हो या कुछ और हो। मैंने चलते चलते रोहन की पीठ देखी। उसके कंधे बिल्कुल सीधे थे, थकावट का कोई निशान नहीं। हम भागे थे, पहाड़ पर चढ़े थे, घंटों जाग रहे थे, और रोहन इस तरह चल रहा था जैसे अब भी सोकर उठा हो। मैंने रुकने का फैसला किया। रोहन ने कहा, क्यों रुके? उसने पलट कर नहीं देखा। उसे पता कैसे चला कि मैं रुक गया हूं? मैंने कहा, आदित्य के बगैर नहीं जाऊंगा। एक लम्हे की खामोशी,
रोहन ने आहिस्ता आहिस्ता पलटा। टॉर्च नीचे की तरफ थी, इसलिए उसका चेहरा ऊपर से अंधेरे में था। रोहन ने कहा, आदित्य जा चुका है करण। जिस तरह उसने कहा उसमें ना अफसोस था ना दुख, जैसे कोई बता रहा हो कि बस का वक्त निकल गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसकती लगी। मैंने पीछे कदम लिया, फिर एक और। रोहन ने टॉर्च ऊपर उठाई और रोशनी सीधी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने आंखें बंद कर ली। रोहन ने बिल्कुल पुरसुकून आवाज में कहा, भागने का फायदा नहीं, तुम देख ही चुके हो कि यह जंगल तुम्हें वापस ले आता है। ये जुमला रोहन का नहीं था। रोहन कभी इस तरह नहीं बोलता था। मैंने आंखें खोली और टॉर्च की रोशनी में रोहन को देखा। उसकी आंखें अभी ठीक उसी तरह थीं जैसे पहले थीं, लेकिन उसका मुंह अब भी उस मुस्कुराहट में था। और उस मुस्कुराहट को देखते हुए मुझे याद आया वो लंबी शक्ल जो दरख्त के साथ खड़ी थी, जिसका सर एक तरफ झुका था, इंसानों की तरह नहीं। उसके हाथ घुटनों से नीचे लटक रहे थे और रोहन के हाथ अभी उसकी बाजुओं के साथ लटके हुए थे, बिल्कुल उसी तरह। मैंने भागने के लिए पैर उठाया। रोहन ने कहा, करण वो पत्थरों का दायरा तुमने देखा था ना? मैं रुक गया। नहीं चाहता था रुकना, लेकिन रुक गया। रोहन ने आहिस्ता से कहा, वो दायरा इसलिए नहीं है कि कोई अंदर आए, वो दायरा इसलिए है कि जो अंदर है वो बाहर ना जा सके। मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। फिर आया, वो दायरा कैद करने के लिए नहीं बनाया गया था, बाहर की चीज को अंदर रखने के लिए बनाया गया था। और अगर वो चीज पहले से उस दायरे के अंदर थी तो आज रात कोई उसे तोड़कर उसे आजाद कर गया था। और रोहन, मेरा रोहन, जब हम उस दायरे के पास गए थे, रोहन ही पहले करीब गया था। मैंने एक लम्हे में सारा हिसाब लगाया और फिर मैंने एक काम किया जो शायद अक्लमंदी नहीं थी। मैंने वो डायरी रोहन के आगे रखी। उसकी तवज्जो नीचे गई और मैं पलटा और भागा। इस बार मैंने रोहन की टॉर्च का इंतजार नहीं किया, अंधेरे में भागा, हाथ आगे किए, दरख्तों को महसूस करते हुए, पैरों को जमीन पर रखते हुए। हर कदम एक जुआ था कि अगला कदम कहां पड़ेगा। पीछे से आवाज नहीं आई, ना कदमों की ना रोहन की आवाज की, कुछ नहीं। और ये खामोशी, ये मुकम्मल भारी जीती जागती खामोशी सबसे ज्यादा डराने वाली थी। मैं भागता रहा, जब तक टांगें चलीं, भागता रहा। फिर एक जड़ से ठोकर लगी और मैं गिरा, हाथ कटे, चेहरे को मिट्टी लगी। मैं उठने की कोशिश करने लगा और उठते हुए मैंने आगे देखा। जंगल खत्म हो रहा था। दरख्तों के आगे एक खुला रास्ता था, पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता। दूर, बहुत दूर एक छोटी सी रोशनी थी, किसी गांव की या सड़क की। मैंने जल्दी से उठना चाहा और तभी मेरे कंधे पर हाथ पड़ा। ठंडा, बहुत ठंडा। मैंने ऊपर देखा। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। पार्ट 3 में करण के कंधे पर जो हाथ पड़ा वो रोहन का है या कुछ और जिस रास्ते से करण निकलने वाला है वो वाकई नीचे जाता है, या ये जंगल फिर उसे उसी जगह ले आएगा जहां पत्थरों का दायरा है। पार्ट 3 में करण को एक ऐसी हकीकत पता चलेगी जो इस सारी रात का मतलब बदल देगी, क्योंकि वो आदमी जिसने फोरम पर वहां रात मत गुजारना लिखा था वो उसी जंगल में है और वो अभी तक जिंदा है।